everyone. Welcome to Arihant Padhaku. As you all know that I'm Divya, your science expert, and I'm here again to solve the sample paper 4 with you, which is based on term 1. And the subject, you already know, it is science. So let's start and practice this CBSE, like as per CBSE guidelines, the sample paper 4 for term 1, science. So, as you all know that see, term one is just nearby, and even the date sheet is out now. So we need to practice more and more because if you'll practice more and more, you will be much familiar with the exam pattern, the marking scheme, and even you'll be familiar with the important questions. तो आपको पेपर में कोई भी चीज से डर नहीं लगेगा क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होगे. सो कीप प्रैक्टिसिंग टिल योर एग्जाम कम्स. तो अब मैं आपको याद करा दूं, हमारा 90 मिनट्स का पेपर होता है और क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं. पहला सेक्शन ए, बी एंड देन सी. ए सेक्शन में हमारे पास 24 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. बी सेक्शन में हमारे पास 24 है और अगेन वी नीड टू अटेम्प्ट जस्ट 20 क्वेश्चंस. सी सेक्शन हैज 12 क्वेश्चंस एंड वी नीड टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस. And all the questions carry equal marks, and to one the advantage that there is no negative marking. So do not leave any question unanswered. So whatever you think, just mark it. So don't leave that question. So it's time to start, it's time to begin, it's time to rock. So we are going to start with section A. So let's see that which important questions are included in section A and कितना हम उसको solve कर पाते हैं. So the first question is, Aman took an iron nail and immersed it in copper sulfate solution for few minutes. What would he observe? So as I keep on telling you that I really love solving the papers. So in a similar manner I'm going to solve it. और जैसे कि मैं आपको कहती आई हूँ कि कभी भी मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ इस चीज़ का कि कभी भी अगर आप पेपर सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को पहले मत पढ़ो. क्वेश्चन को पढ़ते जो भी चीज़ रिकॉल कर सकते हो उसको लिख लो. जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का रिएक्शन के बिना इनकम्प्लीट है. अगर आप रिएक्शन लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और हो सकता है आपका आंसर भी उसी में हो. सो दिस इज द रिएक्शन. व्हाट वुड ही ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा. अब आपके पास रिएक्शन हो चुकी है, क्या देखने को मिलेगा. तो ऑब्वियसली फेरस सल्फेट इज फॉर्म और आपको पता है कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन. ठीक है, और कॉपर हमारा रेड मेटल होता है. अब यहाँ पे हमारे पास है द सर्फेस ऑफ आयरन नेल एक्वायर्स ब्लैक कोटिंग. तो आयरन नेल पे कोई ब्लैक कोटिंग नहीं आएगी क्योंकि इसमें कुछ भी ब्लैक नहीं है. द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन. यस, इट चेंजेस टू ग्रीन. पहले ब्लू था. FeSO4 आयरन के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स दे आर ऑफ ग्रीन कलर, पर्टिकुलरली डर्टी ग्रीन भी कह सकते हो. सो दिस सीम्स टू बी करेक्ट. इसको अलग रख लेते. द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे. ये हम तब ले सकते थे कि अगर जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता, बट यहाँ पे वो ग्रीन हो रहा है तो सी वोंट बी करेक्ट. नो रिएक्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है. रिएक्शन हम कर चुके हैं, ऐसे कैसे नो रिएक्शन. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो बी को इस तरीके से हम OMR शीट पे डाकन कर देंगे. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. अगेन यू कैन सी एन अपरेटस. और जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, कभी भी फिगर बेस्ड और ग्राफ बेस्ड या कुछ भी डायग्राम बेस्ड, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से डरना नहीं है. एंड आई होप अब आप ऐसा डरते भी नहीं होगे क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में क्लियर है. मैंने आपको बताया, आपने कंपोनेंट्स देखने हैं जो कि उस अपरेटस के अंदर इन्वॉल्व है. तो फटाफट से हम रिएक्शन लिख लेंगे. Zn + HCl. और आपको पता है ये तो हमने एक्टिविटी भी की हुई है और वैसे भी एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो ये चीज़ आपने मेटल्स नॉन मेटल्स में भी पढ़ी है और केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ी है. तो बेसिकली ये रिएक्शन हो जाएगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गैस इवॉल्व्ड. तो गैस इवॉल्व्ड में आप ऑलरेडी देख चुके हो H2 गैस है. तो हमें यहाँ पे अपना टाइम दूसरे ऑप्शन में वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा रिएक्शन सही है और ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है. और इसको इस तरीके से डार्कन कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वी हैव अ फ्लो चार्ट.
फ्लो चार्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। फ्लो चार्ट जब होता है तो बेसिकली एक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे यहाँ दिया मेटल कार्बोनेट डाइल्यूट HCl, यहाँ एक लाइन दिख रही है, तो बेसिकली दे बोथ आर रिएक्टिंग। तो इसको अगर कंफ्यूजन होती है, अगर क्या पक्का ही ऐसा ही कर लेना, मेटल कार्बोनेट विद HCl, और क्या बनेगा वो भी आपको सोचना नहीं है क्योंकि ऊपर दे रखा है मेटल सॉल्ट और एक गैस। अब क्या करना है, इस डेटा में हमारे पास एक टेबल दिया है, कॉपर, सिल्वर, जिंक और सोडियम, गैस इवॉल्व, यस नो। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए हम टाइम अपना बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और हम इन सब का कार्बोनेट बना लेंगे। हम इनका सबका क्या बना लेंगे, कार्बोनेट। अब इसका कार्बोनेट तभी बनेगा जब वैलेंसीज आती होंगी। अब इनको हमने HCl के साथ रिएक्ट कर देना है। सारे रिएक्शंस को रिएक्ट करके देखो, ऑप्शन देखकर नहीं करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास बन जाएगा CuCl2 H2O और CO2, मतलब गैस इवॉल्व होगी, और यहाँ पे भी यस दिया है तो दैट मीन्स ये करेक्ट है। सिल्वर में नहीं होती, तो बेसिकली यहाँ पे भी ये सही है, नहीं होती। ZnCO3 प्लस HCl, तो ये आपके पास आ जाएगा ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2, तो यहाँ पे भी होती है। सोडियम के अंदर हमारे पास है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ पे दिया है कि नहीं होती, तो बेसिकली ये तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ये रॉन्ग है। और आपको दिया है, एक सेकेंड हम एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो पहले आप हमेशा रिएक्शन लिखा करो, उसके बाद कंक्लूजन्स को या डेटा को दोबारा से आप देखा करो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीज़ सही है, सिल्वर के अंदर भी गलत दिया है, सिल्वर के अंदर भी इट गेट्स इवॉल्व AgCl2 H2O और CO2। हो सकता है मेरी तरह आप भी कंफ्यूज हो जाओ किसी के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये भी गलत दिया है, तो हमारा करेक्ट हमें कौन सा दिख रहा है, सिर्फ 1 और 3, हमारा ऑप्शन ये रहा D, और D को इस तरीके से डाकन कर देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अब मुझे लगता है आप बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर चुके हो और आपको आता भी होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जानने के लिए सिर्फ हमें बैलेंस खुद नहीं करना है, हमें सिर्फ रिएक्टेंट के मोल्स को प्रोडक्ट के मोल्स के साथ मैच करना है, और अगर किसी स्टेज पे हमें मोल्स अनमैच दिखते हैं, उसको आगे करने का जरूरत ही नहीं है, उस स्टेटमेंट को वहीं रॉन्ग लगा दो। अब यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, Cu1 और यहाँ भी Cu1, ये तो सही हो गया। H1 और यहाँ H2, आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्रॉस लगा दो। 1 Cu, ओके। 4H, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन 12 और यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 2, तो ये बने 16, तो ये भी गलत हो गया। Cu1 बैलेंस हो गया। 4H, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन N देख लेते हैं फिर, N है आपके पास 4 और यहाँ है N2 and 2, 4, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 12 और यहाँ पे 6 और 4 और 2, तो ये बैलेंस दिख गई है हमें। यहाँ एक Cu, यहाँ एक Cu, आंसर आ चुका है, बट फिर भी हम एक फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, 3H और 4H, तो गलत। तो आंसर क्लियर कट है कि C हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो हैव 3 कर्व्स A, B और C। ये कर्व्स दिए गए हैं A, B और C। Which letter represents the relationship between pH and concentration of solution? अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं और इस तरीके से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, काफ़ी बच्चे तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ के पीएच और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिलेट करो। आपको पता है पीएच इज नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, या आप कह सकते हो जिसका पीएच वैल्यू हाई होगा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन लो होगा, यही होगा। अब इसका मतलब हमें बस यही देखना है कि यहाँ पे ABC में कौन इस रूल को ओबे कर रहा है, मतलब पीएच हाई तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन लो।
या pH लो तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हाई। इस चीज को देखना है। अब पहला हम ए कर्व देखते हैं। ए के अंदर क्या हो रहा है, ये pH है, वैल्यू हाईएस्ट दिख रही है आपको और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मतलब pH वैल्यू ज्यादा है, pH वैल्यू ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम है, क्योंकि ये देखो ये कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यहाँ दिख रहा है आपको। ओके, तो इसको इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टीपली इंक्रीज हो रहा है कि pH बढ़ेगा तो H पॉजिटिव भी बढ़ेगा, तो ये तो होता ही नहीं है, ये तो आप हटा ही दो। और यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है, ये भी गलत है। तो बेसिकली क्लियर कट है, ए आपका करेक्ट आंसर है और आपका ऑप्शन आपको दिख चुका है और उसको OMR शीट में इस तरीके से सर्कल कर दो। ओके, नेक्स्ट, इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विद क्लोरीन, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया है, रिएक्शन किया गया है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना आपको रिएक्शन करने में एफर्ट लगाना है। Which option in the given table correctly represents the substance oxidized and reducing agent? मैं आपको बताती आई हूँ, मेरे तो फेवरेट है ये वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन आता है ना, मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि S के साथ H है और राइट हैंड साइड पे S के साथ H हट गया है, तो बेसिकली रिमूवल ऑफ H इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और ये भी आपको पता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और Cl के साथ H लग गया है तो बेसिकली दिस इज रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर आ चुके हैं। हमें सिर्फ देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या था, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सेम ही बात पूछी थी। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों जगह H2S होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा अपना ऑप्शन ढूंढो और उसको मार्क कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड can be classified as displacement, double displacement, combination और decomposition। तो रिएक्शन करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बच्चे नहीं आएंगे ना, मैं बार बार आपसे यही बोलती हूँ, तो पेपर नहीं कर पाओगे। तो अपनी 9th क्लास को दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो, अपना वैलेंसीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट। अब केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है, क्लियर है, दो कंपाउंड्स है और अपने आयन इंटरचेंज कर रहे हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं। दोनों नाम इसी के हैं, तो बी करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन पे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, which of the given option correctly represents the parent acid and base of sodium acetate? अब सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है। अब देखो यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ आपको कि केमिस्ट्री जैसे हमारा कोई लैंग्वेज होता है, पंजाबी होता है, हिंदी होता है, तो ऐसे ही केमिस्ट्री एक ऐसा लैंग्वेज है बच्चे जिसमें केमिकल ये फॉर्मूलाज वैलेंसीज ये आना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अगर कोई सॉल्ट है तो वो एसिड और बेस से बनता है। एसिड क्या देता है H और बेस क्या देता है OH। तो ऐसे ही इसको हम ऐसे ब्रेक कर देंगे, मेटल के साथ OH और इसके साथ H लग जाएगा, तो आपका पेरेंट एसिड बन गया एसिटिक एसिड और बेस आ गया NaOH। और हमारा ऑप्शन हम देख लेंगे, ये C ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो C को इस तरीके से डार्कन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, while diluting a concentrated acid, how can one protect himself from the heat generation? जब आप कभी एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हो, और ये एसिड बेस्ड सॉल्ट का क्वेश्चन है, और आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड एसिड का कि उसमें पानी कम है, और डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है उसमें पानी ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई कहे कि किसी चीज़ के अंदर पानी कम है, तो आप बोलोगे उसके अंदर पानी डाल दो और वो डाइल्यूट हो जाएगा। बट ऐसा एसिड के केस में इतना ईजी नहीं है, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट एसिड में ना सीधा पानी डाल दोगे, तो मैं आपको बता दूं, एसिड और वाटर का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इट रिलीजेस ट्रिमेंडस हीट, सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो व्हाट वी डू इज, वी कैन नॉट पोर water directly into acid. Instead, what we do, we add acid to water and that clockwise with continuous stirring also, so that in that case heat evolved will be less, and while you stir it, it get evenly distributed, right? So it prevents the reaction from becoming exothermic, or you can say it prevents the explosion. It is exothermic, like आप स्टिर करो या एसिड को पानी में डालो, एक्सोथर्मिक रहेगा, बट द हीट इवॉल्व विल बी दैट इनफ
जो कि मतलब एक्सप्लोजन नहीं करेगी। सो बेसिकली ऑप्शन है एड एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। वाटर टू एसिड वाले ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और बेस तो यहाँ पे कहीं मतलब उठता ही नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए को हम डाकन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन इन केमिकल रिएक्शन। मतलब जैसे कि अभी मैं आपको टिप भी दे रही थी कि जैसे हमारी लैंग्वेज होती है पंजाबी, हिंदी, तो उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सपोज मैं पंजाब में रहती हूँ, ठीक है, यहाँ पे पंजाबी आती है सबको, तो पंजाबी आना क्यों जरूरी है, मुझे आना जरूरी है ना, क्योंकि मेरा स्टेट पंजाब है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं किसी से बात करूंगी, मुझे अच्छे से इंटरेक्ट करना होगा, तो वहाँ पे मुझे पंजाबी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो लैंग्वेज में यूज़ नहीं करूंगी तो हो सकता है कि जो सामने वाला है उसको इंग्लिश या हिंदी अच्छे से नहीं आती हो, वो पंजाबी में ही कंफर्टेबल हो। ऐसे ही केमिस्ट्री का रिएक्शन है, केमिस्ट्री का लैंग्वेज है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी बात कहने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज करना ही पड़ेगा। तभी जब भी कोई क्वेश्चन आता है हम इक्वेशन लिखते हैं पहले, ठीक है, तभी हमें उसका आंसर मिल जाता है। सो दैट मीन्स केमिकल इक्वेशन बहुत जरूरी है। केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कोई रिएक्शन लिख दूं, तो आपको पता है केमिकल इक्वेशन में हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का यूज होता है, मोल स्पेसिफाई करते हैं हम एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों साइड इक्वल करते हैं, स्टेट्स स्पेसिफाई करते हैं, अगर कोई गैस है कोई प्रेसिपिटेट है उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो बहुत सा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ ऑप्शन है केमिकल इक्वेशन टेल्स अस अबाउट द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड। यस, अब जैसे यहाँ C+O2 CO2 है तो हमें सब्सटेंसेस तो बता रहा है ना। इट टेल्स अस अबाउट द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड। यस, इट टेल्स अस अबाउट द एटम्स टू। it gives the information about symbols and formulas. Yes, because chemical equation में हमें symbols और formulas लिखने पड़ते हैं, और all of the above. So basically D correct answer है, तो D को डाकन कर देंगे। Okay, next question. By just looking at the diagram, you can make out it is based on life process or human digestive system. So that means it is based on nutrition. So carefully study the diagram of human digestive system with label 1, 2, 3, 4. Labeling हो रखी है and choose the incorrect pair. अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए पहले तो 1, 2, 3, 4 को हम खुद पहचान लेते हैं। तो 1 आप ये देख रहे हो, ये कॉइल्ड सी चीज को लिखा गया है, और आपको पता है ये कॉइल्ड सी चीज क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सेकेंड इज दिस, वेरी इजी, ये तो हम सबको पता है, दिस इज माउथ, बकल कैविटी। 3 is this leaf-like structure. It is pancreas. 4th, this is the white tube, which is large intestine. ठीक है. Now, we have few questions based on it. 8, one part हमें correctly incorrect pair देखना है यहाँ. Small intestine 1, buccal cavity, pancreas. तो identified तो सब सही है. अब function small, 1 सेकेंड, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे पास वो फैट डाइजेशन में हेल्प करती है? हाँ करती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से ऐसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे ड्यूडेनम में भी होता है लाइपेज, और आपको पता है इंटेस्टाइनल जूस में भी होता है, तो ये करेक्ट है। बक्कल कैविटी स्टार्च, यस, क्योंकि बक्कल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड होता है जो कि स्लाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है। पैनक्रियास रिलीज पैनक्रियाटिक जूस फॉर प्रोटीन डाइजेशन, यस, उसमें जो पैनक्रियास का सिक्रीशन होता है उसके अंदर आपके पास लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन पे ट्रिप्सिन एक्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट, नो, लार्ज इंटेस्टाइन किसी डाइजेशन में हेल्प नहीं करती है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें दिख गया है, दिस इज द इनकरेक्ट पेयर, सो वील मार्क डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, just by looking at the diagram I can make out it is from life process part 4, excretion. So this is a human excretory system, kidney दिया है, ureter दिया है, and this is X. और मुझे बहुत आसान लग रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक्स को पहले ही पहचान चुकी हूँ, दैट इट इज अ यूरिनरी ब्लैडर, और हमें ये भी पता है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन टेम्परली स्टोर होता है, यूरेटर से आता है और यूरेथ्रा से निकल जाता है। तो बहुत सी चीजें मुझे पता है इसके बारे में। तो क्वेश्चन है फंक्शन, तो फंक्शन क्लियर है, इट स्टोर्स यूरिन, इट टेम्परली स्टोर्स यूरिन। एक्सक्रीट यूरिया नहीं है, टू प्रोड्यूस यूरिन नहीं है, टू प्रोड्यूस यूरिया भी नहीं है, टू स्टोर यूरिन इज द करेक्ट आंसर, तो डी को हम मार्क कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, अगेन आई लव दिस टर्म। आपको पता है
मैं जब भी पढ़ाती हूँ ना डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे को पेरिस्टालिसिस बताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको भूख लगती है तो हमें बहुत ज़्यादा पेट में क्रेविंग होती है, हम बोलते हैं कि बस खाना ले आओ किसी भी तरीके से। तो बेसिकली वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे स्टमक इस तरीके से करने लगता है, एंड दिस इज अ पेरिस्टालिसिस। और पेरिस्टालिसिस सिर्फ स्टमक में नहीं होती है, कोई भी मस्कुलर वॉल्ड ऑर्गन है जो कि रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर रहा है, दैट इज पेरिस्टालिसिस. So basically, peristalsis refers to contraction and expansion of any muscular walled organ. अब यहाँ पे बताना है contraction and expansion of lungs. No, it is not related with lungs. Heart, no, it is pumping. Contraction and expansion of wall of food pipe. Yes, this is the correct. And movement of blood, no. So C is the correct answer. मैं आपको बता दूँ कि जो आप खाना खाते हो वो माउथ से ईसोफेगस में जाता है और फिर स्टमक में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भी ईसोफेगस एक इस तरीके से कुआं है या पाइप है कि डालो और सीधा पहुंच जाएगा। वहां पे इस तरीके से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है और फूड पहुंचता है। सो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो शोज अ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विद लेबल 1 to 4. 1 to 4 लेबल है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल्स विद द फंक्शन। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको टिप दे चुकी हूँ। सबसे पहले आप उसको खुद आइडेंटिफाई किया करो। 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 आपके पास क्या है यहाँ पे? सो 1 इज बेसिकली आपको दिया इट इज पल्मोनरी वेन, 2 दिया है पल्मोनरी आर्टरी, 3 दिया वेना केवा और 4 दिया रोटा। ठीक है, फंक्शंस देखते हैं। पल्मोनरी वेन, क्योंकि अगर आपका आइडेंटिफिकेशन सही होता है ना तो गलती कहाँ दिखेगी? उनके फंक्शंस में। और फंक्शंस वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है क्योंकि हमें पता है सब चीज़ों का फंक्शन। और कैसे पता लगेगा? जब आप थॉरली अच्छे से तैयारी करेंगे। अच्छा, तो पल्मोनरी वेन जो है इट हैज लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई प्रेशर। तो पल्मोनरी वेन वो होती है जो कि प्योर ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में लाती है। तो लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं होता है इसके अंदर, तो ये गलत है। पल्मोनरी आर्टरी हैज हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड लो प्रेशर। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर कहीं ज्यादा होगी तो वो प्योर ब्लड होगा, तो ये भी गलत है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी तो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है। वेना केवा has high oxygen concentration. No, it brings impure blood. Again, wrong. Aorta has high oxygen concentration, high pressure. Yes, because it is the largest artery which takes the blood from the left ventricle and supplies to the all body parts. और blood काफी pressure से भी इसमें होता है क्योंकि वो पंप होता है हार्ट से। तो डी करेक्ट आंसर है। और आप देखो किस तरीके से हम इतना स्पीडली पेपर को कर पा रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंट है और हमें पता है हमारे आंसर्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the figure given below, the structures associated with human kidneys are marked X, Y, Z. So basically आप देख रहे हो किडनी से रिलेटेड है, तो ये आपके लाइफ प्रोसेस के फोर्थ पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे X, Y, Z मार्किंग की गई है। अरोटा वेना केवा आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो X, Y, Z को हम पहचान लेते हैं। तो X हमारे पास यहाँ पे आप देखो ये वेसल यहाँ जा रही है, सो बेसिकली इसके अंदर आ रही है, तो बेसिकली इट इज रीनल वेन, इट इज रीनल वेन। और Y क्या है आपके पास? इट इज रीनल आर्टरी, अरोटा से जा रही है, सो इट इज रीनल आर्टरी। और Z क्या है आपके पास? Z है यूरेटर, ऐसे पहचान लो। अब हमें बताना है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होता है? तो बेसिकली यहाँ ऑप्शन है X इज समटाइम्स हायर देन Y, मतलब रीनल वेन में ज्यादा होता है Y से। नहीं, ऐसा नहीं होता। Y इज ऑलवेज हायर देन Z, Y is always higher than Z. No. Again wrong. X is always lower than Z. Y is always lower than Z. Okay. तो यूरेटर में तो आपको पता है कि यूरिन होता है और उसमें यूरिया का कंटेंट ज्यादा होता है, so this seems to be right. Z is sometimes lower than X. Wrong. So the correct option is here, that is option C. So this is how actively you have to search for the answer. Okay, next question. Observe the diagram of human respiratory system. This is respiratory system from life process respiration. A B C D मार्किंग की गई है और मैंने आपको बताया ऐसा क्वेश्चन देखते ही पहले तो इसको रिकॉग्नाइज कर लो। अब मुझे पता है A हमारे पास ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, B हमारे पास ये इस बॉक्स के ऊपर वाला पार्ट मतलब फैरिंग्स है। ओके, C हमारे पास ये वेसल्स का नाम दिया गया है मतलब ब्रोंकियोल्स, द ब्रांचेस। डी क्या है? डायाफ्राम, दिस इज डायाफ्राम। अब कॉलम 1 को कॉलम 2 के फंक्शंस के साथ मैच करना है, काफी इजी है। तो सबसे पहले ए ट्रैकिया का देखते हैं।
एयर पैसेज इनसाइड लंग्स, नहीं, लंग्स तक तो पहुंचता ही नहीं है ट्रैकिया। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, बिल्कुल सही। तो ए मैचेस विथ 2। B is pharynx, okay. Air passage inside lungs, नहीं, lungs के अंदर नहीं होता। It forms the base, no. Common pathway for food and air, yes. B matches with 4. Okay, C is recognized as bronchioles. Air passage inside lungs, clear है क्योंकि lungs के अंदर ही होते हैं। C is 1. We are left with D, obviously 3 के साथ, और हमें पता भी है diaphragm forms the base of the chest cavity. आंसर है 2, 4, 1, 3। टाइम वेस्ट इन कोर्स में करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन बी है, इसको क्लिक कर दो। और मैचिंग करने के साथ साथ मैं इसको लिखा भी करूँ, देखो क्लियर कट आंसर आ गया आपके पास। In an experiment, the image of a distant object formed by a concave mirror is obtained on the screen. एक एक्सपेरिमेंट है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्केव मिरर से ऑब्टेन्ड हो रहा है स्क्रीन पे। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चे, ये आपको रिकॉल करा दूं, आपको आता है मुझे पता है। फोकल लेंथ होता क्या है? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे मिरर की बात हो रही है तो यहाँ पे पोल से वो डिस्टेंस होगा। दैट मीन्स इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द स्क्रीन, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है, तो स्क्रीन तक का डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on the lens? I really like these sort of questions also. तो बेसिकली रूल्स पे बेस्ड है, और रूल्स तो बहुत बहुत ईजी हैं। ये इमेजेस देखने में मुश्किल लगती हैं बहुत स्कोरिंग। पैरेलल आती है, फोकस से पास करती है। दूसरा रूल, ऑप्टिकल सेंटर से आती है, स्ट्रेट चली जाती है। तीसरा रूल, फोकस से आती है, लेट्स से अगर ये फोकस हम बना लेते हैं, फोकस से आती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो जहाँ पे रूल ओबे होगा वही करेक्ट होगा। तो ये आपकी फोकस से आ रही है और पैरेलल हो रही है, करेक्ट लग रहा है। ये पैरेलल आ रही है, फोकस इधर नहीं इधर से पास करेगी, गलत है ये ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाती है, गलत है। ये भी गलत है क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाती है। तो करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट ही बताना था ना हमें, हाँ, तो ए को हम मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन क्या होता है? क्वेश्चन को पढ़ते ही रिकॉल करो कि अगर मीडियम बदलता है तो स्पीड ऑफ लाइट बदलती है, पाथ नो लॉन्गर रिमेन स्ट्रेट, इट बेंड्स, है ना। सो बेसिकली यहाँ हमें वी हैव टू रीड द ऑप्शंस आल्सो। अ लेमन केप्ट इन वाटर इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। लेटर अपीयर्स टू बी, मतलब ग्लास टम्बलर में जो लेमन रखा है वो बड़ा दिखता है। लेटर अपीयर्स टू बी लोअर व्हेन व्यूड फ्रॉम ग्लास स्लैब, लोअर, ओके। पेंसिल पार्शली इमर्स्ड, ये तो हमने एनसीईआरटी में क्लियर कट किया है। कॉइन अपीयर्स ऑन द टॉप, ये भी हमने क्लियर कट किया है। तो ऑप्शन है बी, दैट इज द लेटर अपीयर्स टू बी लोअर व्हेन व्यूड थ्रू अ ग्लास स्लैब ओवर द डॉक्यूमेंट। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट passes through 3 media. We have A, B and C. Again, the pet and the favorite and the frequently asked question. वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखी है 2000 एमस्ट्रॉन्ग, बी का दे रखा है 3000 एमस्ट्रॉन्ग, और यहाँ 4000। कई बार आप यूनिट से भी कंफ्यूज हो जाते हो, यूनिट से भी कंफ्यूज मत हुआ करो। बता दो 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, बट हो सकता है यहाँ पे आपको वो कन्वर्जन करना ही ना पड़े। ठीक है, तो बेस्ड इन ऑन दिस डाटा अरेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट इन करेक्ट ऑर्डर। अब बेसिकली रे ऑफ लाइट पास कर रही है ए बी सी से, वेवलेंथ दे रखी है, आपको फ्रीक्वेंसीज के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले मुझे ये बताओ कि जब रिफ्रैक्शन होती है तो स्पीड चेंज होती है, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? नहीं, फ्रीक्वेंसी नेवर गेट्स चेंज, इट रिमेन सेम। सो बेसिकली दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी तीनों मीडियम में क्या रहेगी? इट इज गोना बी सेम। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी ए का विल बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे हैव 2 थिन लेंसेज। जे के पास 2 थिन लेंसेज थे, एक कॉन्वेक्स, याद करा दूं, दिस इज कॉन्वेक्स और दिस इज कॉन्केव। फोकल लेंथ 25। अब आपको पता है कि इसका जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो 25, और इसका जो फोकस होता है -25।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट देयर फोकल लेंथ, तो आपको बताना है किसका फोकल लेंथ सही है। तो आपको क्लियर है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन दे रखी है कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो है दैट इज बिगर देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव। ओके, सो वील गो विद ऑप्शन सी। Next question. Ram, while performing an experiment on tracing the path of light ray through a rectangular glass slab, measured three angles theta 1, theta 2, theta 3. अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो थीटा 1, 2, 3 मतलब यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, आपको पता है ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड है, फिगर को देखते ही आप पहचान गए होगे इमर्जेंट। और आपको मैं ये भी याद करा दूं, आपको पता है ना कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक फिनोमिना होता है दैट इज चेंज इन दी और शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम सर्टेन मीडिया एंड इमर्ज इनटू द सेम मीडिया, है ना। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, दे आर इक्वल, द एंगल इज इक्वल। सो बेसिकली लेटरल डिस्प्लेसमेंट करके पाथ चेंज हो गया बट एंगल्स इक्वल है। और आपको ये भी याद करा दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर होता तो रिफ्रैक्शन होती ही नहीं। सो बेसिकली यहाँ दिया है एंगल थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, ये भी हम यहाँ पे लेस और मोर देन की बात है, तो मैं आपको ये भी याद करा दूं, आपको पता है कि डेंसर मीडियम में एंगल जो होता है छोटा होता है और रेयर में वो ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 1 लेस है, नहीं गलत है, तो इसको रॉन्ग कर दो। थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, नो इट कैन नॉट बी इक्वल, क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड, ये इक्वल नहीं होते। सम ऑफ एंगल थीटा 1 एंड एंगल थीटा 2 इज इक्वल टू दिस, नो, बिकॉज थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 3। एंगल थीटा 3 इज ग्रेटर देन एंगल थीटा 2, थीटा 3 ग्रेटर है थीटा 2 से। तो बेसिकली अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन लग रही है और मुझे इन दोनों में डाउट लग रहा है, दोबारा देखते हैं। थीटा 1 इज लेस ओके देन थीटा 2 बट इक्वल टू थीटा 3, सो दिस वुड बी करेक्ट, दिस A1, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आपको पता है ना रिजल्ट थीटा 1 तो हमारा थीटा 3 से इक्वल है ही, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसके अंदर वो थीटा 3 से इक्वल था। ए हमारा सही ऑप्शन था, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं पता लग रहा है कौन सा बड़ा एंगल है कौन सा छोटा एंगल है, बट स्टिल यू हैव दिस थिंग कि भी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 3, तो ऐसे गेसेस आप भी यूज कर सकते हो जैसा मैंने यूज किया और ए को मार्क कर दो। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म इज रिफ्रैक्टेड एज शोन, ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं बेसिकली, और आपको यहाँ पे करेक्ट पाथ, अब देखो प्रिज्म को उल्टा करके रखो सीधा करके रखो तो बेसिकली जो तरीका है ना डिस्पर्जन का वो सेम रहता है, जैसे यहाँ रे आई फिर ऐसे पास की और फिर इस तरीके से पास हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा आपको ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा, ये भी नहीं ठीक लग रहा, ये भी नहीं, और फोर्थ हमें बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आपको पता है व्हाइट लाइट जब पास करती है तो उसमें इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो उसमें से अलग अलग एंगल पे रे डिस्पर्स होती है, सो फोर्थ वुड बी राइट। तो डी को हम करेक्ट कर देंगे, तो डी हमारा कहाँ है, सी ऑप्शन में, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द अर्थ एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग डेंसिटीज, जो कि बिल्कुल क्लियर है, मतलब रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। द एयर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर हुज टेम्परेचर इज लेस देन द अदर लेयर बिहेव एज अ, अब यहाँ पे बोला गया है कि अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है, हमें पता है ना, कुछ लेयर्स रेयर होती है और कुछ लेयर डेंसर होती है। एयर लेयर द एटमोस्फेयर हुज टेम्परेचर इज लेस, अब अगर कोई लेयर है जहाँ टेम्परेचर लेस है, टेम्परेचर लेस का मतलब है कि वो ठंडी है ना, टेम्परेचर लेस क्या होता है कि वो चीज़ ठंडी है, ठंडी होगी तो पार्टिकल्स क्लोजर होंगे तो वो डेंसर होगी, तो वो लेयर क्या बिहेव करेगी, तो ऑब्वियसली इट विल बिहेव डेंसर, सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, सिर्फ टेम्परेचर लेस और टेम्परेचर हाई का ट्विस्ट था जो आपको याद रखना था और पहचानना था। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टास्क 1, और जैसे कि मैं आपसे कहती आई हूँ कि अरिहंत की बुक पक्का लो, क्योंकि अरिहंत की बुक में ये सारे सैम्पल पेपर्स एक प्रॉपर ऑर्डर में दिए गए हैं, ऐसे ही आप हमारा सेशन देखते रहो और उन बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और कहीं पे भी स्टक हो जाते हो, कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता तो वापस वीडियो को कंसल्ट कर सकते हो।
अब देखो इन वीडियोस का एक बहुत फायदा है कि मैं कोई प्रिपेयर करके आपको नहीं करवा रही हूँ। मेरे लिए भी ये पेपर उतना ही अनजान है, बिकॉज आई एम टीचिंग फैकल्टी विद अरिहंत। आई एम नॉट एन ऑथर। मुझे नहीं पता बुक के अंदर क्या लिखा है। सो आई जस्ट टेक द क्वेश्चंस और मैं उसको उसी तरीके से एक नेचुरल वे में करती हूँ जैसे कि आपका थॉट प्रोसेस होगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन में हम कहीं कहीं स्टक हो गए थे, बट आपने देखा किस तरीके से मैंने स्मार्टली वहां पे आंसर ढूंढा। देखो कोई भी टीचर है, स्टूडेंट है, कोई भी इंसान है, चीजें भूलता भी है, गलतियां भी होती है, बट यू हैव टू बी वेरी शार्प। यू हैव टू बी वेरी शार्प इन कैचिंग द आंसर। तो तुक्का भी लगाना है तो उसका तरीका तो समझो कि कैसे लगेगा। सो विद दिस वी कंप्लीट द सेक्शन ए, लेट्स बिगिन विद सेक्शन बी। और टिप्स मैं ऐसे ही देती रहूंगी, तो मेरे साथ बने रहो। Let's begin with section B now. So, the first question of section B is Zn plus H2O, that is in form of steam, it forms A plus B. और आपको बोला गया है identify the correct option from the given table which represents the type of reaction and gas evolved. तो बेसिकली एक रिएक्शन दिया गया है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज Zn plus H2O forming A plus B, राइट। और आपको पूछा गया है दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल। ये टेबल है जिसमें से आपको टाइप ऑफ रिएक्शन और गैस को ध्यान में रखते हुए हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है बेसिकली, है ना। हमें वी नीड टू फोकस ऑन द करेक्ट ऑप्शन। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिंक और H2O का रिएक्शन है, एंड जिंक H2O इज इन फॉर्म ऑफ स्टीम, एंड व्हाट डू वी गेट, A and B is we get zinc oxide and along with that we get hydrogen gas. तो बेसिकली पूछा गया है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं। सो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट विल अकर, डिस्प्लेसमेंट विल अकर। सो विल द गैस बी इवॉल्व्ड? यस, द गैस इज ऑल्सो इवॉल्व्ड एज यू कैन सी। तो जिस ऑप्शन में दोनों कॉलम्स के अंदर टिक लगा होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन ए में डिस्प्लेसमेंट टिक है लेकिन गैस इवॉल्व्ड रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और सही ऑप्शन आपको क्लियर कट दिख रहा है ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप अपनी OMR शीट में इसको दाखिल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्टेड अ रिकॉर्ड ऑफ द pH वैल्यू ऑफ रेन इन डिफरेंट ईयर्स। बहुत से सालों में जो रेन हुई उसकी pH वैल्यू को रिकॉर्ड किया गया और उस रिकॉर्ड को इस ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया गया, जैसे कि आप देख रहे हो। एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स के ग्राफ से कभी भी स्कैर्ड नहीं होना। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट दे आर वेरी इजी। ओके, सो व्हाट वी नीड टू टेल, इन विच ईयर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मिनिमम। तब आप इस क्वेश्चन को देखते मैं समझ जाऊंगी pH और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मिनिमम। तो आपको पता है कि अगर किसी का pH हाई होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन लो होता है, या वाइस वर्सा कह सकते हो कि अगर किसी का pH लो होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन हाई होता है। अब यहाँ पे हमें मिनिमम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बताना है, इसका मतलब वी नीड टू फोकस ऑन द वन विच हैज द मैक्सिमम pH। तो बेसिकली ईयर पूछा गया है, तो 2000 में ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, pH वैल्यूज यही दी हुई है आपको अलोंग दिस एक्सिस, इसमें यहाँ आ रहा है। तो मैक्सिमम जो हमें सबसे बड़ा दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है हमें, 2014 में। तो बेसिकली तो क्लियर आंसर, क्लियर कट आंसर कौन सा होगा, डी, क्योंकि 2014 का pH सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट होने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा लीस्ट होगा। ओके, तो OMR शीट पे मार्क करना रह गया, तो डी करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको इस तरीके से दाखिल कर देते हैं। Next question, 4 students were asked by their teacher to arrange the setups 1 to 4 as given below. टीचर ने 4 स्टूडेंट्स को सेटअप लगाने को बोला और ये उन्होंने सेटअप लगाए, फर्स्ट स्टूडेंट ने, सेकंड ने, थर्ड ने और फोर्थ ने। ओके, अमंग द 4 सेटअप्स ओनली 4th one does not evolve gas। चारों में से सिर्फ 4th one था जिससे कोई गैस रिलीज नहीं हुई। ओके, सो व्हाट इज द रीजन कि डिफरेंट बिहेवियर टेस्ट ट्यूब 4 का क्यों दिखा हमें। तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी हुई थी क्योंकि Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा
और क्या बनेगा आपके पास, इट विल फॉर्म, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O प्लस CO2। जिंक भी NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको पता है ये यहाँ पे भी ZnCl2 और H2 बनेगा, लेकिन यहाँ पे NaOH Na2CO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब यहाँ पे रीजन बताया गया है, A न्यूट्रलाइजेशन, B precipitation reaction occurs, C Na2CO3 does not react with dilute NaOH, या Na2CO3 react with dilute NaOH and form carbonic acid in water। So C is the correct answer, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रिएक्ट ही नहीं करते, तो C को आप इस तरीके से दाखिल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ टेबल बेस्ड क्वेश्चन। A table shown below gives information about 4 elements A, B, C and D। तो 4 एलिमेंट्स A, B, C and D का इंफॉर्मेशन दिया है, बेसिकली आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन दिया है। हमें बताना है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच कैन मेक आयनिक कंपाउंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड वो होता है जहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और बेसिकली बनने का कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और तब ये बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जैसे ये 282 है, तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना बना, 12, और 12 एटॉमिक नंबर हमारा किसका होता है, मैग्नीशियम का। ओके, B इज 287, 17 बना, और ये किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का। C is 286, that means 16, किसका एटॉमिक नंबर बना, सल्फर का। 283, 13, किसका एटॉमिक नंबर बना, एल्यूमिनियम का। अब बेसिकली किसी भी ऑप्शन में जहां कॉम्बिनेशन मेटल और नॉन मेटल का होगा, वहां पे आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। ओके, अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है A एंड B। A एंड B, तो Mg मेटल है और B नॉन मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये एक ले लेगा, और फिर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस भी कर देंगे, और बेसिकली ये कंपाउंड बनाएगा MgCl2। तो ये बनेगा, आयनिक कंपाउंड होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन B एंड C, 287 एंड 286 दोनों नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, सो इनकरेक्ट। C एंड D, so that means एल्यूमिनियम और सल्फर, मेटल और नॉन मेटल। ओके, सो मेटल एंड नॉन मेटल अगेन बन जाएगा, फॉर्मूला होगा आपके पास Al2S3। ओके, नेक्स्ट इज A एंड C, दैट मीन्स मैग्नीशियम एंड सल्फर, अगेन बन जाएगा, मेटल और नॉन मेटल है, और क्या बनेगा, Mgs। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मे बी ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, विच कैन नॉट मेक, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, मे बी अगर ये क्वेश्चन कांट मेक होता तो हमारा B ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कांट मेक कर लेते हैं, क्योंकि मे बी सम प्रॉब्लम इज देयर, आप अपनी अरिहंत की बुक में भी देख लेना, थोड़ा सा कुछ इशू है यहाँ पे, तो आप इस चीज को देख लेना। लेट्स रिप्लेस दिस कैन विद कांट, सो दैट मीन्स B विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अगर हम इसमें से देखेंगे कौन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है, और अदरवाइज कौन कौन बना रहा है वो आप समझ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sunita observed that the yellow stain of curry on a white shirt remain unchanged when it is dipped with vinegar, but it turns reddish brown when it is washed with soap. What might be the reason for her observation? सुनीता ये कह रही है कि करी का स्टेन, येलो स्टेन मतलब हल्दी थी उस करी में, और वो स्टेन व्हाइट शर्ट पे लग गया, और वो स्टेन हटा नहीं जब हमने उसको सिरके के साथ धोया, विनेगर के साथ, बट जब हमने उसको सोप के साथ धोया तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन है? तो ऑब्जर्वेशंस में दिया है, सोप क्या बेसिक है, सोप इज एसिडिक इन नेचर, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो अपना कलर चेंज करता है रेड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिस, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो चेंज करता है कलर रेड विद एसिड्स। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो जो सोप है वो बेसिक है नेचर में, तो ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है, सोप एसिडिक नहीं होता। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका कलर रेड हो जाता है जब हम उसको सोप के साथ, सोप बेस है तो ऑब्वियसली बेसिस के साथ, और ये ऑप्शन गलत है। तो बेसिकली 1 और 3 आपका रीजन बिल्कुल सही है, और इन ऑप्शंस में से बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बी को OMR शीट पे इस तरीके से आप दाखिल कर दोगे।
Next question. 4 students, 1, 2, 3, and 4, were asked to examine the changes for blue and red litmus paper strips with dilute HCl, जो कि solution A है, and dilute NaOH, which is solution B. The following observations were reported by the 4 students. The sign this dash indicate no color change. तो बेसिकली 4 स्टूडेंट्स को ब्लू और रेड लिटमस पेपर देकर सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी के साथ ट्रीट करने को बोला गया. उन लोगों ने चारों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी और वो ऑब्जर्वेशन इन टेबल में दी गई है और हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है. अब पहली चीज तो मैं आपको बता देती हूँ, हमें जानना चाहिए कि एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस यही आप हुआ ना आपका सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी. तो बेसिकली जो हमारे पास एसिड होता है वो लिटमस का कलर ब्लू से रेड करता है. ठीक है, आपने बास्किन रॉबिन्स खाई होगी आइसक्रीम, सबको अच्छी लगती है, तो अगर कंफ्यूज हो जाओ तो वहां से याद रखना एसिड फॉलोज बास्किन रॉबिन रूल, BR, ब्लू टू रेड. मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया हुआ. और NaOH ऑपोजिट टू इट, दैट इज रेड टू ब्लू. ठीक है, तो लेकिन अगर आप इसको रेड लिटमस के साथ ही ट्रीट करोगे तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा, और अगर आप इसको ब्लू के साथ ही ट्रीट करोगे बेस को तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा. अब फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया, उसने बोला कि जो एसिड है HCl है वो ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा, तो ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन ही गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, ब्लू लिटमस रेड, बी का कोई इफेक्ट नहीं है. ओके, एंड रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन बी ने इसको कर दिया ब्लू, विच इज करेक्ट. ओके, लेट्स लुक द कंक्लूजन पुट बाय स्टूडेंट 3. एसिड ब्लू टू रेड, ओके, ब्लू टू रेड ये तो सही है, और बेस भी रेड नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इवन दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ ओनली सेकेंड ऑप्शन है. तो डी को इस तरीके से OMR शीट पे दाखिल कर दो. Next question, reason and assertion. The following chemical equation 2C6H6 plus 7/2O2 forms 4CO2 plus 3H2O. एक इक्वेशन दिया है और आपको बोला गया है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये. रीजन दिया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोनों साइड पे वो इक्वल होते हैं. तो पहले तो ये बैलेंस है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, हम सिर्फ स्टेटमेंट पे नहीं जा सकते. कार्बन इज 12, हियर कार्बन इज 4, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है. असर्शन इज फॉल्स. ओके, बट रीजन इज ट्रू, क्योंकि बैलेंस का मतलब है दोनों साइड इक्वल होना. सो बेसिकली वी गो विद डी पार्ट. असर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी, और इस तरीके से डी को OMR शीट पे दाखिल कर देंगे. Next question, again assertion reason. Acetic acid is a weak acid. Okay. Reason, acetic acid produces very little OH negative ion on dissociation in water. Acetic acid बिल्कुल एक weak acid है, क्योंकि जब हम उसको पानी में डालते हैं तो ये partially dissociate होता है, मतलब इसमें undissociated molecules भी रहते हैं और dissociated ions भी रहते हैं. So assertion is true. बट रीजन यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि एसिटिक एसिड कोई पानी में OH थोड़ी ना देता है, हाइड्रोजन आयंस देते हैं एसिड को. सो रीजन इज फॉल्स. सो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी. तो सी को इस तरीके से OMR शीट पे आप मार्क कर देंगे. नेक्स्ट, अगेन असर्शन रीजन. एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड occurs between trachea and blood vessels. Okay. Reason, oxygen diffuses into blood vessels and carbon dioxide diffuses out from the blood vessels. तो assertion की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल गलत है, और गलती क्या है शायद आप पहचान चुके होंगे. जो एक्सचेंज होता है वो एल्वुलाई, मतलब एयर सैक्स और एल्वुलाई के बीच में होता है. ट्रैकिया तो सिर्फ एक पैसेज है, विंड पाइप है. तो assertion आपके पास बिल्कुल ही गलत है, इट इज फॉल्स. रीजन, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाती है और CO2 ब्लड वेसल से डिफ्यूज होती है. सो रीजन इज ट्रू, और assertion फॉल्स और रीजन ट्रू वाला ऑप्शन है ऑप्शन डी. तो डी को इस तरीके से हम दाखिल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन assertion reason. Newton showed that the 7 colored lights of spectrum can be recombined to give back white light. न्यूटन ने ये दिखाया कि 7 colored lights of spectrum, मतलब जो से 7 कलर्स निकलते हैं उनको वापस व्हाइट लाइट बना सकते हैं. रीजन, कि आप जब व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करते हो, अ बैंड ऑफ 7 कलर्स इज फॉर्म्ड ऑन द व्हाइट स्क्रीन.
तो बेसिकली एसर्शन बिल्कुल सही है, एसर्शन ट्रू है कि हम जो 7 कलर्स हैं उनको वापस से बैकलाइट व्हाइट लाइट बना सकते हैं. रीजन, बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ग्लास प्रिज्म, तो आपको 7 कलर्स दिखते हैं. So again reason is also true, but it is not a justification for the assertion, क्योंकि justification यहाँ पे होना चाहिए था कि that is the white light consists of 7 colors, so we can just recombine it if we change just the direction of the prism, or if we keep two prism, one like this and one tilted like this, then they can be recombined. Or the reason may be that white light actually consists of those colors. So both are correct, but it is not a justification. So we'll go with B part. Next question. Which one of the following set of observation will be correct? You have a table और आपको बताना है टिक है तो मतलब ऑब्जर्वेशन हो रहा है वहाँ रिएक्शन, और जहाँ पे क्रॉस है वहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा. तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट में जिंक, तो आपको सबके साथ रिएक्शन बताना है. तो क्या ZnSO4 के साथ रिएक्ट करता है? नहीं करता. FeSO4 के साथ करता है. रिएक्टिविटी सीरीज होती है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, मतलब Zn Fe से पहले आता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. ठीक दिया. क्या जिंक CuSO4 को डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये जो दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है. ठीक है, इट शुड बी यस. क्या जिंक एल्यूमिनियम के साथ कर सकता है? उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है. ये भी ठीक दिया है. सो अगेन नो लिख देते हैं. आयरन FeZn को डिस्प्लेस कर सकता है. आलू जरा फीके, तो वो बाद में आता है, तो वो नहीं कर सकता. और Fe के साथ नहीं कर सकता. कॉपर के साथ कर सकता है. एल्यूमिनियम के साथ तो आलू जरा फीके, आलू इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो बिल्कुल सही है, नहीं कर सकता. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सारी सही दी हुई है आयरन के केस में. अलग से लिख लेते हैं. कॉपर ZnSO4 के साथ नहीं करेगा डिस्प्लेसमेंट, कॉपर आयरन के साथ नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा और यहाँ भी नहीं, लेकिन ये गलत दिया है क्योंकि इसमें एक रॉन्ग हो गया. एल्यूमिनियम जिंक सॉरी, एल्यूमिनियम जिंक को रिप्लेस करेगा. केदारनाथ का माली आलू जरा करेगा. आयरन को आलू जरा फीके से करेगा. ओके. कॉपर को करेगा, एल्यूमिनियम को नहीं करेगा, तो ये भी आपका करेक्ट लग रहा है. तो हमें बेसिकली यहाँ पे बताना है करेक्ट ऑब्जर्वेशन. कहीं गलती हो गई है एक बार देख लेते हैं. सारी ऑब्जर्वेशन जो हमारी मैच करती है उसको हमें देखना है. तो जिंक ZnSO4 के साथ नहीं करेगा, FeSO4 के साथ करेगा, आलू जरा फीके से क्या करेगा. ओके. कॉपर सल्फेट के साथ जिंक करेगा, तो ये तो गलती है, इसको छोड़ दो. ओके. आयरन की बात करते हैं. FeZnSO4 को आलू जरा फीके से नहीं करेगा. ये भी स्टेटमेंट पूरी रॉन्ग है, या मैंने कैसे डैश लगा दिया, ये भी गलत है. तो बेसिकली स्टेटमेंट कौन सी सही है? फोर्थ पार्ट, दैट इज ऑप्शन डी. तो डी को इस तरीके से सर्कल कर दो. एल्यूमिनियम के कॉन्टेस्ट में जो दिया है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन यीस्ट. अब आपको पता है यीस्ट के अंदर एनारोबिक रिएक्शन या एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, और आपको पता है दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, है ना. और फिर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती एंड इट ब्रेक्स टू फॉर्म इथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज व्हाट हैपेंस इन और ये साइटोप्लाज्म में ही रहता है इन केस ऑफ यीस्ट. तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है. ग्लूकोज पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पायरुवेट साइटोलैक्टिक एसिड मसल में बनता है. ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया लैक्टिक एसिड रॉन्ग. So we are left with D, and D is the correct. You are going to darken it in this way. Next question. The following changes take place in the athlete's body during 100-meter race. एथलीट जोर जोर से भाग रहा है, 100 मीटर की रेस कर रहा है, तो कौन से चेंजेस हैं जो आपको उसमें दिखेंगे? इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू मसल, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड, और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मसल. सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मसल्स होते हैं ना, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो मसल्स को ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है.
So it starts respiring anaerobically. और anaerobically respiration से क्या होता है, जो pyruvate होता है that gets converted into lactic acid और साथ में बनता है 2-ATP. और आपको पता है ना पायरुवेट ग्लूकोज से बनता है बेसिकली. तो यहाँ पे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी. तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की मसल्स में हो जाती है. सो डी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन. दैट इज more and more glucose will break down in order to meet the energy requirement and more carbon dioxide is produced by the muscles. Next, which one of the following statement is incorrect about the human circulatory system? आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे अंदर, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट हमें बताना है. वॉल्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड. ये तो बिल्कुल सही है. वॉल्स होते ही है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. पढ़ते आए हैं हम ये. ओके, सो दिस इज करेक्ट. आर्टरीज आर थिन वॉल्ड. नो, आर्टरीज आर नॉट एट ऑल थिन, दे आर थिक, क्योंकि उन्होंने जो ब्लड कैरी करना होता है बहुत हाई प्रेशर से पास करता है. तो दिस इज रॉन्ग. The normal systolic pressure is 120 mm and diastolic is 80, which is correct. Pulmonary vein carry oxygen. Yes, because pulmonary vein is a exceptional vein. So incorrect statement सिर्फ B है. ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत easily हमें दिख गया. So B is the correct answer. Next question. The power of concave lens of focal length 1 mm. अब आपको पता है पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 by focal length in meters. बट अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हो तो हम उसका फॉर्मूला कर लेते हैं 100/f सेंटीमीटर. अब यहाँ पे फोकल लेंथ है 1 mm विच इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम इसको लिख देंगे 1 by 10⁻³ सो इट कम्स आउट टू बी 1000 डायोप्टर. अब अपने मैच कर लो कि जो आपने सॉल्व किया वो ऑप्शन में है कि नहीं. बिल्कुल है, और अगर वो ऑप्शन में है तो मतलब हम बिल्कुल सही ट्रैक पे, हमें सब कुछ अच्छे से आ रहा है. ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल थीटा. प्लेन मिरर को रोटेट कर दिया एक एंगल थीटा से. ओके, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस और मच एंड द साइज ऑफ इमेज. रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ टर्न हो गई, तो साइज ऑफ इमेज. पहली चीज बता दूं, प्लेन मिरर को टेढ़ा कर दो, टिल्ट कर दो, जैसे मर्जी कर दो, plane mirror is always going to form virtual erect and image which is of same size. Okay, so D is the correct option. We'll go with D part. Next question. What is the nature of food in the stomach and what is done for the pancreatic enzymes to act? तो नेचर ऑफ फूड स्टमक से मुझे याद आया कि आपको पता है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस इज वन ऑफ HCl ऑल्सो, क्योंकि HCl नहीं होगा तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज पेप्सिन नीड HCl, दैट इज द एसिडिक मीडियम. सो स्टमक के अंदर हमारा मीडियम रहता है एसिडिक. एंड व्हाट अबाउट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स? दे नीड अल्कलाइन मीडियम विच इज प्रोवाइडेड बाय द बाइकार्बोनेट आयंस विच आर रिलीज्ड अलोंग विद द बाइल जूस. तो बेसिकली यहाँ पे पहला स्टमक है, तो जो एसिडिक वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा. तो सी और डी को तो हम वैसे ही निग्लेक्ट कर देते हैं. सो एसिडिक फॉलोड बाय अल्कलाइन, तो पहले वाला भी गलत है और बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग एनारोबिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट अल्कोहल इज फॉर्म्ड. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब यीस्ट से होती है, आपको पता है यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करता है और जिससे क्या बनता है इथेनॉल. राइट, दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो ये कहाँ पे होती है? सो ऑब्वियसली इट हैपेंस इन द यीस्ट सेल, विद इन द यीस्ट सेल. तो यहाँ पे वैक्यूल भी रॉन्ग ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी रॉन्ग ऑप्शन है, आउटसाइड भी रॉन्ग ऑप्शन है, विद इन द यीस्ट सेल इज द करेक्ट ऑप्शन. सो यू वुड डार्कन द डी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इथेनॉल इज 1.36. तो बेसिकली लिख लेते हैं, इथेनॉल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.36 एंड इट इज नोन दैट बेंजीन इज ऑप्टिकली डेंसर, कि बेंजीन इथेनॉल से ऑप्टिकली डेंसर है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन का क्या होगा? अब सपोज अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज आपको नहीं आती है, आप बिल्कुल पैनिक मत हो, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है ये. तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हाई होता है वो उसमें स्पीड
स्लो होती है क्योंकि वो डेंसर होता है। अब यहाँ बोला है वो डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है होगा इथेनॉल से। तो अगर इथेनॉल का 1.36 है तो डेफिनेटली इट इज गोना बी हाई। तो चारों वैल्यूज में से हाई वैल्यू सिर्फ डी पार्ट है, तो 1.50 दैट इज द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अबव मिरर हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर है, ये पता है आपको। आपको दिया है इसका फोकल लेंथ है 10 और आपको पता है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है, फोकस इधर होता है इसका। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, सो लेट इट बी -30। फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन तो हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला इजी होता है, बट हमारे पास बी नहीं दिया है। तो पहले हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला को यूज करते हुए हम v को सॉल्व कर लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे होगा 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30, प्लस माइनस माइनस, when it will go here it will turn plus, तो 1/10 प्लस 1/30 ओके एंड इक्वल टू 1/v। सो बेसिकली यहाँ पे एलसीएम आएगा 30, सो -3 प्लस 1/v, so it comes out to be -2/30 which comes out to be 30/2 that is -15। यहाँ लिख देती हूँ, तो v आ गया -15 सेंटीमीटर। तो m निकालना है, -v/u, so -15, u is -13, so minus cancel, it comes out to be -1/2। तो यहाँ ऑप्शन में -1/2 दिख रहा है, तो a को इस तरीके से डार्कन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, while studying the given above diagrams Radha concluded the following। दो डायग्राम्स दिए, कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से ये कन्वर्ज हो रहा है और यहाँ पे भी ये रेज कन्वर्ज हो रही है। while studying the given above diagrams Radha concluded the image of the object will be inverted। तो दोनों केस में यहाँ पे एक्चुअल मीट कर रही है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, और यहाँ तो दिया भी है, दिस इज करेक्ट। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पैरेलल बीम बाय कॉन्वेक्स लेंस इज द फोकल लेंथ। बिल्कुल सही है, क्योंकि रेज जहाँ पे कन्वर्ज करती है वही फोकस होता है, और फोकस और उसका डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। इमेज इन केस ऑफ बी इज वर्चुअल, नो, और यहाँ तो आपको दिया भी गया है कि इमेज इन्वर्टेड बनी हुई है, तो इन्वर्टेड इमेज कभी वर्चुअल नहीं होती है। Beam of light incident on the convex lens B is not parallel to principal axis। आपको दिया है कि जो beam of light incident हो रही है convex lens पे, okay, it is not parallel to principal axis। Okay, so we have 1, 2 and the 4, this is correct, so C option is correct। C को इस तरीके से darken कर लेंगे। Next question, a ray of light undergoes refraction from medium 1 to medium 2 as shown। If the speed of light in medium 1 is v, then its value in medium 2 हमें निकालना है। अब आपको पता है कि अगर आपके पास रिफ्रैक्शन हो रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, ओके, लेट्स से इट इज v, तो मीडियम 2 में हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको पता है कि साइन ऑफ एंगल I टू साइन ऑफ एंगल R कैन बी टेकन एज द स्पीड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब साइन आई क्या है, साइन आई आपके पास एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट होता है, और साइन आर आपके पास नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे का एंगल होता है। तो ये एंगल पूरा है 90 में से 60 माइनस किए तो ये आ गया 30। ऐसे ये एंगल पूरा है 90 में से 30 माइनस किए तो ये आ गया 60 आपके पास। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे साइन आई हो गया साइन 30 डिग्री और साइन आर हो गया आपके पास साइन 60 डिग्री। ओके, तो आपको वैल्यूज पता है कि अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो एक आपके पास है साइन 30 और एक है आपके पास साइन 60, तो इसको आप इसकी स्पीड के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पीड आपको मीडियम 2 के अंदर निकालनी है। लेट्स से दिस इज v डैश और मीडियम 1 में हमने इसको v ले लिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, व्हेन यू विल सॉल्व फॉर इट यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। तो आपको पता है कि इसको अगर मैं v डैश को इधर ले जाती हूँ, लेट्स से मैं v डैश को इधर ले गई, तो ये हमारे पास होगा v इंटू साइन 60
बाय साइन 30, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी √3v, इट विल कम आउट टू बी √3v। तो एक हमारा करेक्ट आंसर है। आपको पता है ना, साइन 60 और साइन 30 का वैल्यू पुट कर दोगे और इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लोगे। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। इफ नॉट मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। सो बेसिकली आपको पता है साइन 60 की अगर मैं बात करूँ तो साइन 60 का वैल्यू होता है हमारे पास √3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन 60 आ गया और आपको ये भी पता है इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × v, तो ये आपके पास बन गया √3v, इसीलिए हमारा ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मार्क ऑन द बॉटम ऑफ लिक्विड अपीयर्स टू राइज बाय 0.1 मीटर। मतलब एक लिक्विड है, उसके बॉटम पे एक मार्क है, वो कितना राइज दिखा आपको 0.1 मीटर, मतलब उतना ऊंचा दिखा। द डेप्थ ऑफ लिक्विड इज 1 मीटर, मतलब डेप्थ 1 मीटर, कितना उस एलिवेटेड दिखा या ऊंचा कह सकते हो दिखा 0.1 मीटर। तो अपेरेंट डेप्थ बेसिकली क्या हुई, एक्चुअल डेप्थ थी 1 माइनस 0.1 विच कम्स आउट टू बी 0.9 मीटर। क्या निकालना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना और जब आपको डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ दी हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ है 1, अपेरेंट डेप्थ है 0.9। सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 1.1, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया। तो यू हैव कंप्लीटेड सेक्शन बी सक्सेसफुली, so well done. Now we'll move on to the section C. So let's quickly begin with section C. Let's begin with section C now. So we have 3 case studies and you know that like out of like 12 questions जो case studies में दिए गए हैं तीनों में से, उसमें से आपको सिर्फ 10 question ही attempt करने हैं, but this time we are going to discuss all 12 questions. तो case study 1 है आपके पास, the sample pieces of 5 metals M, N, O, P and Q are added to the tabulated salt solution separately. मतलब मेटल पीसेस M, N, O, P, Q ऐड कर दिए गए हैं इन डिफरेंट सॉल्यूशंस में, FeSO4, CuSO4, ZnSO4, AgNO3 सॉल्ट सॉल्यूशन में, और क्या रिजल्ट्स आए वो भी आपको गिवन है। तो आपको इसके बेसिस पे आंसर देना है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी अरिहंत की बुक में भी देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम केस स्टडीज करते हैं, जरूरी नहीं है कि केस स्टडी पढ़कर ही आपको आंसर आए, ऐसी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप केस स्टडी नहीं पढ़ पाए हो, तो भी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको उतना डीप में केस स्टडी को पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट उसके लिए आपका प्रिपरेशन होना बहुत अच्छा जरूरी है, थॉरली आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब आपने देखा मैंने इसमें से सारा कोई ऑब्जर्वेशन पढ़ के नहीं बताया आपको, तो मोस्ट रिएक्टिव मैं उसको मानूंगी इन पांचों में से जो सबके साथ रिएक्शन कर देगा। तो अगर आप इसमें देखो तो M नो चेन 3 बार आ रहा है, मतलब 3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो ये तो नहीं है। N 1 के साथ नहीं कर रहा, O 3 के साथ नहीं कर रहा, 4 के साथ सॉरी, P भी नहीं कर रहा, और Q सबके साथ कर रहा है। तो बेसिकली Q would be most reactive metal out of them, so D would be the correct option, और इस तरीके से हम डाकन कर देंगे। अब इसी केस स्टडी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव। अब लीस्ट रिएक्टिव वो होगा जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, और इसमें अगर आप डेटा में देखोगे तो क्लियरली मेंशन है कि जो O है वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, नो चेंज आ रहा आपका सब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, सो O would be least reactive, तो ऑप्शन B would be correct. Next question, what will happen when these metal react with acid? अब इसके लिए भी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटल कभी भी एसिड के साथ आपको पता है रिएक्ट करते हैं, सो दे फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेस्ट फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। तो ऑप्शन है सॉल्ट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद H2, सॉल्ट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद CO2, metal oxide is formed along with water, metal oxide is formed along with hydrogen gas, so we get salt basically। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे HCl होता तो और यहाँ Na होता लेट्स से, तो आपके पास NaCl बनता सॉल्ट और H2, तो बेसिकली A हमारा करेक्ट आंसर है। तो A को इस तरीके से डाकन कर दोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम केस स्टडी, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द गिवन डेटा। अब यहाँ पे आपको बोला गया था ये सब मेटल्स है और ये सब सॉल्ट्स है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था तो तब होगा जब ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ, किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे M को AgNO3 के साथ किया, कोटिंग मिली, तो मतलब रिएक्शन हो रहा था मतलब M Ag को डिस्प्लेस करेगा और M हैज टू बी मोर रिएक्टिव देन Ag इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिएक्शन. So basically this is a displacement reaction, not a decomposition, not neutralization, not precipitation, it's a displacement. So we'll go with B option. Okay, case study 2. तो केस स्टडी 2 काफी लंबी चौड़ी दी गई है, काफी डेटा दिया गया है. तो बेसिकली डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब प्रोसेस जिसमें कोई चीज टूटती है, कॉम्प्लेक्स लार्जर कंपोनेंट्स टूट जाते हैं सिंपल में एंजाइम से और एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब इस टेबल को पढ़ना है और इससे रिलेटेड हमें आंसर करना है. अब टेबल क्या है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिए आपको, माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, फंक्शन बताया है, फूड को तोड़ते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च होती है, अमाइलेज हेल्प करता है. कौन अमाइलेज सिक्रीट करता है उसको एक्स लिख दिया गया है. किस पे एक्ट करता है, स्टार्च और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन कॉम्प्लेक्स शुगर्स. ईसोफेगस ट्रांसपोर्ट करती है फूड स्टमक में और बाकी कुछ भी नहीं दिया आपको. स्टमक प्रोटीन का डाइजेशन प्रोटीएज से, कहाँ से ये एंजाइम सिक्रीट हो रहा है ये नहीं दिया, प्रोटीन्स पे एक्ट कर रहा है, प्रोटीन फ्रेगमेंट्स एंड सम अमीनो एसिड्स. स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, जेड सोर्स नहीं बताया. कॉम्प्लेक्स शुगर फैट और प्रोटीन्स पे एक्ट करती है. सिंपल शुगर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड बनता है. लार्ज इंटेस्टाइन सॉल्ट, विटामिन, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द वेस्ट. ओके, और कुछ नहीं दिया. एनस एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को एक टैबुलेटेड फॉर्म में अलॉन्ग विद फंक्शंस एंड अलॉन्ग विद सम फिलप्स आपको दे दिया गया है. क्वेश्चंस देखते हैं. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल विच सब्सटेंस ब्रेक डाउन स्टार्च. तो आपको पता है स्टार्च पे सबसे पहला एंजाइम या कौन सा एंजाइम है जो एक्ट करता है, दैट इज अमाइलेज. ऑप्शन है लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज. अमाइलेज इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि लाइपेज फैट्स पे एक्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, प्रोटीएज भी प्रोटीन्स पे एक्ट करता है. सो वील गो विद बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. तो मैं आपको बता दूं बच्चे, जो गैस्ट्रिक जूस है ना, दे आर सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स which are present in the inner wall of stomach. और gastric juice mainly consists of pepsin and renin. But for the functioning of pepsin, it needs an acidic medium. So prior to it, HCl is secreted. And in order to protect the inner wall of stomach from this acidic effect, we have mucus. So these all fall under the gastric juice. So option are HCl, pepsin, lipase. HCl is there, pepsin is there, but lipase is not a component of gastric juice, so it is wrong. HCl, lipase, amylase. Again, lipase and amylase both are not a part, so it's wrong. Pepsin, HCl, mucus. Yes, it's right. Mucus, pepsin, bile. Mucus is right, pepsin is right, but bile is secreted by liver. Again, wrong. So we'll go with C option, pepsin, HCl and mucus. Next question related to the same case study. Identify the correct source of enzymes in mouth, stomach and small intestine labeled as X, Y, Z. एक बार मैं आपको केस स्टडी दिखा देती हूँ. यहाँ पे आपको X, Y, Z दिया था, मतलब माउथ में जो है अमाइलेज सिक्रीट हो रहा है वो किससे हो रहा है वो नहीं दिया आपको. स्टमक में प्रोटीएज किससे सिक्रीट हो रहा है वो नहीं दिया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंजाइम्स कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं ये भी नहीं दिया. तो बेसिकली करना क्या है, हमें X, Y, Z को पहचानना है. तो मैं आपको दोबारा बता दूं, X माउथ के अंदर था, Y आपके पास स्टमक के अंदर था और Z आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था. तो बेसिकली यहाँ दिया है कि X तो देखो माउथ में है तो अमाइलेज स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं. तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट X तो स्लाइवरी ग्लैंड ही होने वाला है. तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए C और D को सीधा हम कांटा लगा देंगे. A और B में से कोई होगा क्योंकि X सही है. और Y आपको पता है स्टमक में कौन सा ग्लैंड होता है, अभी डिस्कस किया हमने, गैस्ट्रिक ग्लैंड. तो Y हमारा होना चाहिए गैस्ट्रिक ग्लैंड, बट दोनों में Y. ओके, लास्ट पार्ट देखते हैं. Z स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से. तो A हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि स्टमक से नहीं आते. पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और लिवर से भी बाइल जूस आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं.
So basically A is the correct option. Next, name the parts of human digestive system where digestion of food does not take place. कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पे डाइजेशन होता ही नहीं है? ऑप्शन है ईसोफेगस, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस. बेसिकली ईसोफेगस फूड पाइप होती है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता. इट एक्ट एज अ पैसेज कि वो फूड को माउथ से स्टमक तक लेकर जा रही है. इट इज एक्चुअली कनेक्टिंग माउथ विथ दी स्टमक. तो यहाँ डाइजेशन नहीं होता. ओके, सो वन इज दिस. माउथ में तो होता है क्योंकि माउथ में स्लाइवा सिक्रीट होता है जिसके अंदर अमाइलेज होता है विच एक्ट ऑन स्टार्च. अभी पढ़ा भी है और टेबल में भी दिया था. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है. सो अगेन ये भी, और एनस से एलिमिनेशन होता है. सो विल गो विद 1, 3 and 4. ये 3 पार्ट्स है जहां पे डाइजेशन नहीं होता. सो बी इज द करेक्ट आंसर. Okay, now the last case study of this sample paper. Uma needs a telescope to see the stars in the night sky. Uma को टेलीस्कोप चाहिए स्टार्स को देखने के लिए रात में स्काई में. She knows that telescopes are used to observe objects which are very far. Yes, बहुत दूर की जो चीजें आपके celestial objects है वो टेलीस्कोप से ही हम देख पाते हैं. So she decided to make a simple telescope. She used 2 lenses, L1, L2. Objective lens L1 और eyepiece का lens L2. A parallel beam of light is focused on the objective lens as you can see here, which is bigger. This is bigger, and then it passes through a eyepiece which is smaller. Okay, and then it is perceived by the eye, the magnified image. So to see far away, she needed a big, powerful lens. Unfortunately, she realized that the big lenses are very heavy, holding a telescope at right position. बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और हम सबको अच्छा लगता है टेलीस्कोप से स्काई के अंदर देखना, है ना. तो बेसिकली अब इसी में बेस क्वेश्चन करते हैं. बेस्ड ऑन द डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप विच लेंस इज यूज बाय उमा. तो आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, बट यहाँ 2 कॉन्वेक्स लेंस है. वन इज ऑब्जेक्टिव एंड वन इज आईपीस. तो इसको हम क्या बुलाएंगे? इट इज नॉट प्लानो कॉन्वेक्स, इट इज नॉट बाइफोकल, इट इज नॉट कॉन्केव लेंस, इट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस. सो विल गो विद ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द पावर ऑफ L1 and L2, that is objective and eyepiece, they are in ratio of 16:9. मतलब पावर L1 की और पावर L2 का रेशियो है 16/9. सो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ L2 and L1? तो फोकल लेंथ किसकी पूछी गई है आपके पास? L2/L1. तो सेम ही होगा 16/9 क्योंकि यहाँ पे L1 विद रिस्पेक्ट टू L2 नहीं है, L2 विद रिस्पेक्ट टू L1 पूछा गया. तो क्वेश्चन यहाँ पे 9/16 में बच्चे गलती कर देते हैं कई, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पावर L1 और L2 का रेशियो दिया हुआ है और पूछा L2 का L1 से है. सो इट इज गोना बी 16/9. सेम. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? कुछ स्टेटमेंट्स है इसी ऑब्जर्वेशन पे जो ये टेलीस्कोप से देख रहे थे. तो द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल. ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसकी पावर हमें छोटी रखनी पड़ती है. ओके. The aperture of objective lens or mirror of telescope taken as large. Okay. Objective lens of telescope have large focal length. Power of eyepiece and objective lens is same, which is not correct. But out of these 4, these 3 are the correct statement. जो power है objective lens की उसको छोटा रखते हैं, उसका focal length ज़्यादा होता है. Aperture भी जो होता है इसमें objective lens का वो ज़्यादा होता है. So we'll go with 1, 2 and 3 and we have the option also. That means हमने सही आंसर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्वेक्स लेंस इनमें से किस चीज में यूज नहीं होता? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, फ्लैशलाइट या मैग्नीफाइंग ग्लास? सो बेसिकली इट इज नॉट यूज्ड इन फ्लैशलाइट. इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप, इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, एज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, बट नॉट एज अ फ्लैशलाइट क्योंकि फ्लैशलाइट के लिए हमारे पास कॉन्केव लेंस यूज होता है. सो बेसिकली सी इज द करेक्ट answer. With this, we have come to the end of the session. I hope you enjoyed the sample paper 4. So let me tell you one thing कि बच्चे अरिहंत की बुक आपके पास है, well and good. But अगर आपके पास अरिहंत की बुक नहीं है, then just go for it. उसको लो और उसको प्रैक्टिस करो क्योंकि उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेंगे. इन सेशंस को देखने के बाद आप अपनी बुक को खोलो और बिल्कुल एज अ पेपर
उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. इससे प्रैक्टिस भी होगी और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अपनी टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर कर पाओगे. So with this, we come to an end of this session. I hope you enjoyed it. So if you enjoyed it, if you liked it, so hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And if you haven't subscribed Arihant Padhaku till now, then just go it right now and just subscribe it. So thank you. Bye-bye. Take care. We are meeting very soon. We'll be discussing sample paper 5 in my next session. So till then, my 3 tips: study well, prepare hard, and make your habit to write and learn. And please keep on solving lot and lot of papers, not only of science but of all the subjects. Okay. So thank you. Bye bye. Take care.